फर्स्ट पैनलिस्ट मैं चाहूंगी कलिंगा यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मोनिका सेठी शर्मा मंच पर आए। डीन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, डायरेक्टर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर डेजिग्नेशन होल्ड करती हैं। इसके अलावा मैं साथ ही चाहूंगी मंच पर भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डॉक्टर टी रामाराव भी मंच पर आ जाएं। ये डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड करते हैं और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी मंच से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा जगत में छत्तीसगढ़ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या चुनौतियां हैं और क्या आने वाले समय में होने वाला है शिक्षा जगत में। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे इस पैनल के साथ। बहुत शुक्रिया शिल्पा, और ये चर्चा बहुत अहम रहने वाली है, तो इसलिए आप भी ज्वाइन कीजिए मुझे। बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एजुकेशन कॉन्क्लेव में। और जैसा कि आपको नाम से अंदाजा हो गया होगा कि आज हम रायपुर छत्तीसगढ़ के एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जब हम किसी समाज के बारे में बात करते हैं या समाज की उन्नति के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले अगर कोई चीज जहन में आती है तो वो है शिक्षा। शिक्षा वो हथियार है जिससे देश बदल सकता है, जिससे समाज बदल सकता है, जिससे पूरी दुनिया बदल सकती है। और आज हम इस कॉन्क्लेव में यही जानने वाले हैं कि रायपुर में, छत्तीसगढ़ में अभी शिक्षा का क्या स्तर है, क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। और तब जबकि शिक्षा पद्धति बदल रही है, शिक्षा के नए नए तरीके आ रहे हैं, ऐसे में हम कहाँ कंपीट कर रहे हैं पूरे देश से, पूरी दुनिया से, ताकि बाहर के बच्चे आकर हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करें और हमारे यहाँ के जो बच्चे बाहर जाते हैं वो यहीं पर शिक्षा हासिल करें। तो मैं बहुत स्वागत करता हूँ हमारे पहले पैनलिस्ट का। बहुत स्वागत है मैम, मोनिका मैम और रामाराव सर। थैंक यू सो मच। शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं इस पैनल की शुरुआत मोनिका जी से करूंगा। मोनिका जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 20 साल के छत्तीसगढ़ को शिक्षा के जगत में आज आप कहां खड़ा पाते हैं? क्या उस लेवल पर आप छत्तीसगढ़ को भी देख रहे हैं, शिक्षा के लेवल पे, जो 20 साल पहले आपकी सोच रही हो या आपने कुछ सपने देखे हो? आपके इंस्टीट्यूट पर तो बाद में आऊंगा, यूनिवर्सिटी पर तो बाद में आऊंगा, अभी मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। For sure, I think I'll be the best person जो आपको इसके लिए आंसर दे पाए, बिकॉज मेरी हायर एजुकेशन छत्तीसगढ़ से हुई है। आई बिलोंग टू पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी। मैं उस एरा को बिलोंग करती हूँ जब मैनेजमेंट स्टडीज़ यहाँ शुरू हुई थी। वो टाइम था जब इंग्लिश में बुक्स नहीं होती थी यहाँ पर, हम चीज़ों को ट्रांसलेट करते थे। डिग्री गर्ल्स कॉलेज, दुर्गा कॉलेज, छत्तीसगढ़ कॉलेज, सिंधी कॉलेज, शायद यही 3-4 कॉलेजेस होते थे। और अगर मैं आज बात करूँ, आफ्टर यू आर सेइंग 20 years, बट आई विल से आफ्टर 25-30 years, यू हैव लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स। आपके पास बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जा रहा है। पहले हमें ये कहा जाता था कि दिस इज़ व्हाट योर कोर्स इज, और ये आपको पढ़ना है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, दैट वॉज नेवर डिफाइंड। वो कभी शायद एज अ स्टूडेंट्स हमको ये पूछा नहीं गया, हमें कभी ये बताया नहीं गया दैट ये पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा। इट वॉज समथिंग लाइक कि ओके, मैनेजमेंट इज़ अ न्यू कोर्स, अगर आप वो पढ़ेंगे तो यू विल गेट अ बेटर जॉब, दैट्स इट। बट आज अगर मैं एज अ डीन हूँ, जहाँ पर इफ़ आई एम मेकिंग अप द सिलेबस फॉर माई स्टूडेंट्स, तो हम सब स्टेक होल्डर से फीडबैक लेते हैं। वी टेक द फीडबैक फ्रॉम द इंडस्ट्री कि आपको किस तरह के बच्चे चाहिए। वी टेक द फीडबैक फ्रॉम इवन द पेरेंट्स कि आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों में होनी चाहिए, जो हम मिस आउट कर रहे हैं। इवन वी टेक द फीडबैक फ्रॉम आवर ओन स्टूडेंट दैट ये कोर्स आपको एक्साइट कर रहा है या नहीं। इतना सब फीडबैक लेने के बाद हम एक सिलेबस बनाते हैं जो आउटकम बेस होता है। सो दिस इज़ व्हाट अ ह्यूज डिफरेंस इज कि पहले हमें कहा जाता था हमें पढ़ना है, आज हम आंसर देते हैं कि उन्हें क्यों पढ़ना है। सो इट इज़ मोर ऑन देयर स्किल डेवलपमेंट, इट इज़ मोर ऑन देयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये बहुत अच्छा है, और एजुकेशन में डेमोक्रेसी इसे ही कहते हैं, जिसमें सबकी राय, सबका साथ, सबका विश्वास लिया जा रहा है। exactly. मोदी जी कहते हैं, और ये अच्छा है। काश सब ऐसे ही सिलेबस डिज़ाइन करने लगें। रामाराव सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी तो एक ओवरऑल शिक्षा की बात मैंने मोनिका जी से की। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं स्पेशली टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं
तो बीआईटी किसी पहचान का मोहताज तो नहीं है। नहीं। यही 3 शब्द है जो सबसे खास हैं। किसी पहचान का मोहताज नहीं बीआईटी, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपने शुरुआत की, आज बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत से कॉलेजेस आ गए हैं। टेक्नोलॉजी में बीआईटी पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी आप टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उनका लेवल कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है। जहाँ तक टेक्नोलॉजी के लेवल में मैं 2 सिनेरियो की बात करूँ, एक राष्ट्र की बात करूँ और एक अपने प्रदेश की बात करूँ। और पिछले 25-30 वर्षों में अगर आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि हम बहुत आगे बढ़े हैं। और जहाँ तक हमारे प्रदेश की बात है, प्रदेश बनने के बाद से हम लोग उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अगर आपको, जब अविभाजित मध्य प्रदेश में थे हम, तो यहाँ पे मात्र 3-4 कॉलेज थे और आज हमारे पास 50 कॉलेज हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और साथ ही साथ इसी दौरान आप देखेंगे तो आईआईटी का भी प्रादुर्भाव हुआ था। और अगर आप रिसर्च की बात करें, देखिए सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही सभी कुछ नहीं होता, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है रिसर्च। अगर आपको वर्ल्ड सिनारियो में अपने आप को प्रोजेक्ट करना है तो आपका रिसर्च कितना अच्छा है, आपके पेटेंट कितने अच्छे हैं, आपके प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और हम प्रयास कर रहे हैं और इसमें सफल भी हुए हैं। जहाँ तक मैं अपने, जैसे आपने कहा कि मैं अपने कॉलेज की बात करूँ, तो मैं ये बात कहता हूँ कि बीआईटी का सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। क्योंकि जब से, कारण सिर्फ इसलिए नहीं कि इतने साल हो गए, क्योंकि बीआईटी के जो बच्चे आज के डेट पे वो जापान से लेकर यूएस तक सभी जगहों पर हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी पे नहीं, रिसर्च में हैं। और आज मुझे इस प्रदेश का एक नागरिक होते हुए गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे बच्चे आज नासा में, आज मंत्री हैं। हाँ जी, आज मंत्री हैं, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। हाँ जी, उमेश पटेल जी जो आप आने वाले, वो मेरे विद्यार्थी रहे हैं। और बहुत से लोग हैं, मतलब मध्य प्रदेश में भी बहुत से लोग विद्यार्थी बने हैं, आज पॉलिटिक्स में हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर खुशी होती जब एक पढ़ा लिखा और इस तरह से व्यक्ति आता है। एक शिक्षक होने के लिए सबसे गौरव की बात क्या होती है कि मेरा विद्यार्थी एक मंत्री बना है। और वो जब उनका भी अगर आप देखेंगे आईटी उनका फील्ड रहा है, तो वो बहुत टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड है। मैं जो कह रहा था कि जो रिसर्च की बात है, जैसे आज हमारे विद्यार्थी जो इस प्रदेश से निकले हैं, जो हमारे महाविद्यालय से निकले हैं, वो जाके नासा में काम कर रहे हैं, नासा के मून मिशन पे काम कर रहे हैं, मार्स मिशन पे काम कर रहे हैं। तो हमारे प्रदेश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और हमारे बीच में आज विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आए हुए, जो उनका भी अगर आप रिसर्च देखोगे कि इतना इस कोविड परिस्थितियों में इतना गजब का रिसर्च किया है कि आज हमें बहुत खुशी होती है। मेरा सवाल डॉक्टर मोनिका आपसे है। चूँकि कलिंगा यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं आपकी, तो सबसे पहला सवाल यही कि छत्तीसगढ़ की जब हम बात करते हैं, रायपुर में बैठ के एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो क्या योगदान आपकी यूनिवर्सिटी का रहा? और दूसरा सवाल मेरा ये, चूँकि आप महिला हैं, मैं महिला हैं, और छत्तीसगढ़ के लिहाज से जब हम बात कर रहे हैं, तो महिलाएं छत्तीसगढ़ में किस तरीके से एजुकेशन में आगे बढ़ रही हैं? If I say about 30 years, yes, हमारा जब टाइम होता था तो मुश्किल से there were very few जो लोग टेक्निकल एजुकेशन की तरफ बढ़ते थे। बट अगर मैं आज देखती हूँ तो इट इज़ मोर देन 60% of the girl child who's been studying, or and they are very promising kids. I don't know, at our period we never had so much of ambitious, or we didn't had big dreams, but अगर मैं आज की लड़कियों की बात करूँगी, believe me, they know their path, they know their career, और they are very talented. अगर रायपुर, स्पेशली छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ, yes, girls have been doing very well. और अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ, if I talk about Kalinga as a university, we also provide the scholarship for the girl child over there. We really take care कि लड़कियों को हम जितना प्रोत्साहन कर सके वहाँ पे, we do that. Very beautifully I have seen कि छोटी छोटी चीज़ें जो लड़कियों को encourage करी जा सकती हैं,
university provide all the different courses. So I really feel कि आज के जो बच्चे हैं, they are really blessed because they have lots of options. And new education system is again giving them more options. Gone those days जब आपको सिर्फ एक कोर्स करना है, साइंस करना है, या you just have to do arts. You can have so many different courses. आप इंटरनेशनल लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप स्किल सीख सकते हैं, यू हैव सो मेनी सर्टिफिकेट्स. सो गर्ल्स आर रियली डूइंग वेरी वेल. लकी योर एरा इज. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. और they are blessed because they are having faculties like you, teachers like you. वी आर रामा राव ऑल्सो सर. तो ये तो खैर है. देखिए जनरेशन जैसे जैसे अब नई आ रही है, हम हमेशा कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं. वो दरअसल जेनेटिक पता नहीं क्या आ रहा है कि वो बच्चे जो नई पीढ़ी के आ रहे हैं वो ज़्यादा स्मार्ट हैं. हम लोगों ने कंप्यूटर जब शुरू किया या जब स्मार्टफोन शुरू किए घबराते थे पता नहीं क्या होगा. आज छोटे छोटे बच्चे स्मार्टफोन से चलाते हैं कि हम उनको देखते हैं और कहते हैं कि कैसे सीख रहे हैं, लेकिन वो देख देख कर सीखते हैं. खैर मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ. रामाराव सर, एक सवाल मेरा आपसे. 2009 में जब रायपुर में शुरुआत की BIT रायपुर की, तो आज भी BIT के नाम पे अगर कोई बात करे तो पहला उसका आता है भिलाई दुर्ग, तो वो एक आता है. तो क्या BIT रायपुर को वही प्रेस्टीज, वही एस्टीम, वही सब कुछ वैसा मिला जैसा BIT भिलाई को मिला? वो मेरा एक सवाल है. दोनों इंस्टीट्यूट आपके हैं सर, आप जैसा मर्जी जवाब दीजिए. आसिफ जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका. मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस संस्था जिस संस्था के बारे में आप भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग की बात कर रहे हैं, उसके संस्थापक फैकल्टीज़ में भी रहा हूँ और यहाँ की भी स्थापना से यहीं पर रहा हूँ. तो ऐसा सौभाग्य मुझे मिला. और देखिए, आपके परिवार में कल्चर जो है माता पिता से आती है. हम लोग उस संस्था के माता पिता के रूप में प्रारंभ किए हमारे मैनेजमेंट के अंडर में, और मैनेजमेंट ने देखा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो हमारे जो ट्रस्ट का उद्देश्य है, मैं आपको बता दूं, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट का जो उद्देश्य है कि मानवता के लिए हम क्या करें, क्योंकि समाज ने उनको बहुत कुछ दिया है, समाज के लिए क्या करें. तो इसी उद्देश्य से उन्होंने भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग की स्थापना की. और जब राजधानी बनी तो राजधानी में हमारा एक उपस्थिति इस रूप में कि समाज में हम क्या दे सकें, इसके लिए चालू किया. और जब हम लोग इस संस्था को प्रारंभ किए थे 2009 में, तो हम 22 साल उस संस्था में काम कर चुके थे. इस संस्था में आए तो जब देखिए, आइडेंटिटी दो तरह से होती है. एक ब्रांड नेम से होती है और एक आपके फैकल्टी से होती है. तो जब आपको पता चलता है कि इस संस्था में ये फैकल्टी है, देखो बहुत सुंदर कोई संस्था बन जाए, दिखने में बहुत 5 स्टार दिखे, पर उसके अंदर प्राण रूपी अगर एक टीचर ना रहे तो संस्था का वो खंडहर के बराबर है. और एक खंडहर में अगर एक टीचर, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, वो जो स्टेशंस पे लोग पढ़ाते हैं, अगर वहाँ पर एक खंडहर रूपी में एक अच्छा टीचर हो जाए तो विद्यार्थी कहीं से भी आते हैं. तो इसी उद्देश्य को लेकर चले, और हमारा उद्देश्य बहुत साफ है कि हम मानवता के लिए करना चाहते हैं. हमारा ट्रस्ट का भी यही उद्देश्य है. तो इसीलिए आज भी इस संस्था के नाम से बच्चे आते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है. ऐसे इत्तेफाक देखिए कि BIT रायपुर मतलब रायपुर में कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन B उसमें लगा हुआ है, यानी अभी भी भिलाई नाम से ही वो चल रही है. तो जाने तो वो भिलाई नाम से जाएगी. हमारी शुभकामनाएं, आप सिंगापुर में खोलिए, लेकिन वो तब भी रहेगा BIT सिंगापुर. एक जो थोड़ी सी कॉमन सी बात है वो आप इधर गौर करिए. कॉमन सी बात यह है कि सर ने कहा कि अगर आपके पास शिक्षक अच्छे हैं तो बच्चे कहीं से भी आएंगे, और बच्चे कहीं से भी कलिंगा यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं. आप देखिए सिंगापुर, अफगानिस्तान, नेपाल, इतने सारे देशों से बच्चे आकर यहां पढ़ रहे हैं. और छत्तीसगढ़ के लिए कितनी गौरव की बात है कि एक वक्त में हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे बाहर विदेशों में या बाहर प्रदेशों में जाया करते थे, और अगर बाहर देश के बच्चे आकर छत्तीसगढ़ में कलिंगा में पढ़ रहे हैं तो आप ये समझिए कि क्या लेवल रहा होगा. ये आपने सोच के रखा था कि मुझको अपना इंस्टीट्यूट पहुंचाना है ओवरसीज, वर्ल्ड वाइड, या जो आप डेमोक्रेसी बता रहे थे एजुकेशन में सिलेबस सेट करने में, वो चीज़ें अपने आप बढ़ती चली गई, और फिर जब लोगों तक ये ख्याति पहुंची, लोगों तक जानकारी पहुंची, तो उन्होंने चूज़ किया कि नहीं, बच्चों को कलिंगा पढ़ाएंगे?
I should tell you very specifically that हम कलिंगा यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल कैंपस बुलाते हैं because we have more than 22 country students who have been studying. इसका श्रेय definitely how we teach. We teach on the experiential learning mode, which is more of practical oriented. Definitely it goes, as Sir has said very rightly, it श्रेय टीचर्स को जाता है, श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आजकल बच्चे एक अट्रैक्ट होते हैं सर, वो हम माने या ना माने, बट दैट्स व्हाट द फैक्ट इज. ये टीचर्स में भी जनरेशन थोड़ा सा आप देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आप, सम्मान है लेकिन अनापत्ति भी है, लेकिन सम्मान है. हाँ, सो infrastructure, yes, but the credit of bringing the international students, I think it goes to our Chancellor, sir. He really works very hard to brand our university in such a manner कि बाहर के बच्चे भी वहाँ आ रहे हैं. And best thing I must tell you, I really want to share this, कि बच्चे यहाँ आ रहे हैं. It is not just we are calling them over here, but हम उनके अंदर हमारे यहाँ के कल्चरल वैल्यूज़ भी डाल रहे हैं. Like in our MBA course, we have subjects like learn management from Chanakya, learn management from Bhagavad Gita, learn management from Mahabharata and Ramayana, because I want when the students go back from Kalinga University after 2 years, they should take some cultural values from us also. सर टेक्निकल की ज़्यादा बात करेंगे और शायद मैं मैनेजमेंट की ज़्यादा बात करूँगी. सो वी रियली वांट टू कैरी दैट. सो आई मस्ट से कि वेरी राइटली सेड बाय यू कि 30 साल पहले 20 साल पहले हम ये सोचते थे कि रायपुर से बच्चा पूना चले जाए या रायपुर से बच्चा बैंगलोर चला जाए या बॉम्बे चला जाए. बट आई मस्ट से विद द प्राइड दैट हमारी एजुकेशन सिस्टम यहाँ इतनी अच्छी हो चुकी है that different 22 countries students अगर हमारे ऊपर faith कर रहे हैं, then I should say that the students from Chhattisgarh should explore our own universities, private or government, but they should explore their own places. बिल्कुल, और प्राउड मूवमेंट है, इस तरीके से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं बाहर से भी यहाँ पर. रमा राव साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि सर बहुत चीज़ें हैं, काफ़ी समय से आप एजुकेशन में हैं और ऐसे में कई फेसेस आपने देखे होंगे, काफ़ी बदलाव आपने देखे होंगे. कोरोना काल का समय जो है बीच में चला, उस फेस में काफ़ी सारे चेंजेस आए. ये जो चेंजेस आप देख रहे हैं, वो चेंजेस आपको कैसे लग रहे हैं? बेहतर हैं या नेगेटिव हैं? हालांकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के होते हैं, लेकिन आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये हमारा परसेप्शन होता है. मेरा मानना है कि नकारात्मकता में सकारात्मकता देखना ही इंसान का एक विज़न होना चाहिए. दुनिया में बहुत चीज़ें निगेटिव होती हैं, बट अगर हम सब चीज़ों को निगेटिव बोलते रहेंगे तो हमारे विचार कलुषित हो जाएंगे. तो हमको एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. ठीक है, कोविड आया, मानवता के लिए एक बहुत बड़ा विभीषिका के रूप में रहा, पर हमें बहुत सारी शिक्षा भी देकर गया. हम मानते थे कि एक बच्चा आज हमारे पास आएगा तो क्लासरूम में बैठ के पढ़ेगा. आज ऐसा नहीं है, वो आज जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पढ़ेगा. तो कोविड में जो हम जब टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे तो पूरा संसार हमारे मुट्ठी में आ गया. आप जानते हैं सारी चीज़ मोबाइल में आ गई हैं. तो हम किस दृष्टिकोण से किसी चीज़ को देखते वो बहुत महत्वपूर्ण है. तो हरदम एक व्यक्ति को सकारात्मकता दिखनी चाहिए नकारात्मकता में, तो वो आपको ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ ले जाएगा, आपको आपकी संस्था को लेके जाएगा. और इसी सकारात्मकता को लेकर हम आज, जैसे एक ज़माने में हम जानते हैं, हम भी पढ़े एक विद्यार्थी के रूप में कि जिस दिन कॉलेज नहीं आए तो आज कॉलेज छुट्टी है, कुछ नहीं होता था. आज बच्चा नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं, तुम घर में रहो, तुमको वहीं पढ़ाएंगे हम. तो मतलब ये है कि एक डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग जो है वो फिक्स हो गई है. इट कैन नॉट बी चेंज. तो ये इसके लिए कोविड की जो पॉजिटिविटी है ये है कि हमको बहुत जोड़ दी, हम एक दूसरे को जानने लगे. पहले हम अपने आप में इतने भौतिकवादी संसार में इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि हम हमारे पड़ोस को क्या हो रहा था नहीं मालूम, पर हम
जब कोविड हुआ तो हम सबके साथ रहे, सबके लिए किए, क्योंकि जैसे मैडम ने कहा, क्योंकि हम अगर 5 मानवीय मूल्य अगर हमारे अंदर ना हो तो हम इंसान नहीं हैं। सिर्फ हम एक अच्छा ओहदा लेकर अच्छा संस्था चलाने का कोई उद्देश्य नहीं, मूल्यों का विकास करना ही एक संस्था और उसके शिक्षक का प्रथम कर्तव्य है। तो ये मानवीय मूल्य जब आप डालोगे तो आप बच्चे को आप कहीं पर भी आप छोड़ दो, वो एक हीरे की तरह चमकेगा। मूल्य ही तय करते हैं कि बच्चे का भविष्य क्या होगा, या उस बच्चे के आसपास की चीज़ें, या वो क्या आगे जाकर करेगा समाज के लिए। पता नहीं टेक्नोलॉजी ने बच्चों का कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। हमारे ज़माने में कम से कम बंक मारने की सुविधा रहती थी, टेक्नोलॉजी ने वो भी गायब कर दी, सर ने बताया अभी। तो आप अगर बंक भी मार रहे हैं तो घर वालों को पता लग जाता है और आपके पास कोर्स आपके व्हाट्सएप या फेसबुक पर आ जाएगा, बाकी सोशल मीडिया पर आ जाएगा। टेक्नोलॉजी का ज़रूर मैं एक चीज़ मेरे ध्यान में आई, हमें साइंटिस्ट का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने इतने कम्युनिकेशन के मीडियम तय कर दिए, बना दिए, इन्वेंट कर दिए कि कोविड में सोचिए अगर आप ये टेक्नोलॉजी ना होती या ये ऑनलाइन चीज़ें ना होती तो कैसे पढ़ाई होती, संसार ठप हो जाता, सूचनाओं का आदान प्रदान कैसा होता। तो जब ये बड़ी गहरी चीज़ें आप सोचते हैं तब आपको अंदाज़ा आता है कि हमारे पास अभी क्या है, कितनी शानदार चीज़ें हैं, और उसके लिए जिन्होंने भी उसमें योगदान दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। रामाराव सर, मोनिका मैम, एक सवाल मेरा मोनिका मैम आपसे है कि आप अकेले हैं जो इंक्यूबेशन सेल, और आप एनकरेज करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, तो MBA जब साथ चलता है तो MBA कोर्स कंप्लीट कर लिया, ये तो बच्चे की प्रायोरिटी है, अच्छे नंबर से पास कर लिया, आफ्टर दैट व्हाट, उसके बाद क्या करना है? मैनेजमेंट की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अब अपना जो कुछ तो आइडियाज अपने मन में बच्चे लेके चल रहे होंगे कि MBA के बाद मुझे ये करना है और मुझे ये MBA की डिग्री चाहिए, लेकिन वो बच्चा क्या सोच रहा है, उसमें आप कैसे उसकी हेल्प करते हैं? I think you have really touched that question, which is very near to my heart. मैनेजमेंट का जब स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में आता है, वी स्टार्ट द कोर्स बाय नोइंग योरसेल्फ। दैट इज वी ट्राई टू बिल्ड अप अ मैप ऑफ अ स्टूडेंट, कि उसका रोड मैप क्या होगा। देखिए, एक स्टूडेंट अगर MBA करने आता है तो उसके पास ही हैज़ 3 थिंग्स इन द माइंड। आइदर उसे जॉब चाहिए, और he wants to do a startup, or maybe he wants to join his father's business, and the third thing is maybe he wants to do or she wants to do higher studies. ये 3 चीज़ें एक बच्चे के दिमाग में होती हैं जब वो MBA करने आता है। So when they come in the very first semester, there is one course called Know Yourself. We call it as Organizational Behavior Lab, whereby हम बच्चे को वहीं पे आइडेंटिफाई करते हैं with the help of Zori window, with lots of technical things, whereby एक बच्चा अपना रोड मैप पहले क्लियर कर देता है, that where I want to go. Then there is another course called Capstone. Capstone is company analysis project. Now what we do there, हम बच्चे से ये कहते हैं कि okay, if you want to start your own business, or you want to do a job, आप पहले अपनी एक इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करिए, that which industry you want to go to. Like say for example, I want to go to automobile industry. So in the automobile industry, please do the SWOT analysis of it. मतलब आपके competitor क्या on है, क्या prices हैं, what are the different products. Then when they come to the second semester, we say do the sectorial analysis. That means I want to go into the luxury car, right? So मैं luxury car के ऊपर मैं अपना project तैयार करता हूँ या करती हूँ. So what they do is before they go. Exactly. रामाराव सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ और एक बहुत मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जो कई शिक्षाविदों से मैं अब तक पूछ चुका हूँ, अलग अलग जवाब मुझे मिलते हैं, और एक सीनियर शिक्षाविद होने के नाते मैं वो सवाल का जवाब से चाहता हूँ। जैसा मोनिका मैम ने कहा, एक बात बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा कि दुनिया भर के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं लेकिन हम उन्हें भारतीय मूल्य दे रहे हैं। हमारे अपने बच्चे कई बार भारतीय मूल्य लेने को तैयार नहीं है, या वो उसे आउटडेटेड समझते हैं, और वो ये सोचते हैं कि अगर हमें इंडस्ट्री में compete करना है तो हमें वेस्टर्न या उधर के मूल्यों को, उधर के एसेंट को, उधर के खान पान रहन सहन को हमें लाना होगा, तब जाकर हम compete कर पाएंगे। BIT के इतने अहम अंग होने के नाते आप इस पर क्या सोचते हैं सर, कि क्या अपने पुराने मजबूत मूल्यों के साथ आप दुनिया को compete कर सकते हैं, या फिर जो आज की ये पीढ़ी है ये उनका सिर्फ एक मुगालता है, उनका एक कन्फ्यूजन है, एक उनकी ये गलत थिंकिंग है? बिना मूल्य के तो जीवन नहीं।
एक शब्द में, मैं एक वाक्य में आपको आपने एक बताऊं। वाक्य में सारा जवाब दे दिया सर, लेकिन मैं चाहता हूं मैं आपको सुनूंगा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है एक प्रोफेसर के लिए। वो अगर अपने जीवन को मूल्यों के साथ जीता है तो वही मूल्य वो बच्चों में इनकलकेट करेगा। और मैं ये मानता हूँ कि आज की चकाचौंध की दुनिया में जो आपने कहा कि वेस्टर्नाइजेशन ऑफ दिस कल्चर, आई डोंट एग्री फॉर दैट। क्योंकि मेरे अपने 35 साल के टीचिंग कैरियर में मैंने देखा कि वी हैव ट्राइड टू गिव द वैल्यूज इन द क्लास with the education that is called as not as education, that is called as educare. Exactly. That is not education. Means you are caring with the education. ज्ञान की बात करते हैं जब मूल्य की बात करते हैं, क्योंकि देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है, हमको प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम अपने अंदर अंतर्निहित मूल्यों को जानते नहीं हैं। और जब हम क्लास 1 से जाते हैं और लगातार यही हमारे माता पिता हमारे साथ कहते कि अच्छा पढ़ो, अच्छा मार्क्स लाओ, कभी ज्ञान की बात, कभी मूल्यों की बात नहीं की, तो पेरेंट्स से जो पहले के ज़माने में क्या दादा दादी माता पिता के साथ बड़े परिवार में मूल्य मिलते चले गए, पर आज सिंगल चाइल्ड, 2 चाइल्ड और एजुकेशन का इतना लोड, तो अब बच्चों को मूल्य कहाँ मिलेंगे? तो वो मूल्य मिलेंगे कॉलेज में या स्कूल में। तो उस मूल्यों को देने की जिम्मेदारी किसकी है? पढ़ाई के साथ हमारी है। तो हमारे पास कई एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जो बच्चा यहाँ से पढ़कर गया, मैं अपनी, क्योंकि मैं जिस संस्था में हूँ जिसको मैंने देखा है तो मैं उसकी बात करूँगा। जब आज यूएस में गया और आज उसने इतने हायर लेवल पर अपना रिसर्च किया, पर आज भी वो मूल्यों को नहीं भूला है। आज भी कोई जाता है, कोई भी जाता है तो प्रणाम करता है। ये कहाँ संस्कार मिलेंगे? तो ये संस्कार मिलेंगे उस टीचर में जो उसको अपने जीवन में जिया और उस विद्यार्थी को वहाँ पढ़ाया। तो इसीलिए हम टीचर्स की भी जिम्मेदारी होती है, हम शिक्षाविद की जिम्मेदारी होती है, जब हमारा जो जनरेशन नीचे आ रहा है उनको ये समझाएं कि एजुकेशन शुड ऑलवेज बी विथ वैल्यू एंड इट शुड बी एजुकेयर नॉट एजुकेशन। ये पैनल में समअप करूं उससे पहले आप देखिए, कभी अगर आप किसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के किसी मालिक से, किसी ओनर से, किसी संचालक से बात करेंगे तो बताएंगे कि हमारे यहाँ स्विमिंग पूल है, हमारे यहाँ एयर कंडीशन क्लासेस हैं, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वाईफाई है, फुली ये है। आप देखिए इस पूरी चर्चा के दौरान अगर कुछ बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही दोनों तरफ से, मोनिका मैम की तरफ से या रमा राव सर की तरफ से, वो रही है वैल्यूज पर, मूल्य पर। और ये बात आप मान के चलिए कि भारत अगर आज भी खड़ा है तो वो अपने मूल्यों की वजह से है, अपने वैल्यूज की वजह से है। इस वजह चाहूंगा कि ऐसे तमाम शिक्षक जो वैल्यूज दे रहे हैं बच्चों को, जो मूल्य दे रहे हैं, उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। मोनिका मैम के लिए, रमा राव सर के लिए। और ये इंस्टीट्यूट इसीलिए आज भी हैं और वहां बाहर से बच्चे आकर पढ़ रहे हैं, यहां से बच्चे पढ़कर बाहर जाकर चमक बिखेर रहे हैं, क्योंकि वो वैल्यूज पीछे हैं। बहुत धन्यवाद आपका मोनिका मैम, रमा राव सर।